सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं अलका प्रमोद जी द्वारा रचित कहानी 6x4। आहना स्कूल के बाहर प्रतीक्षा कर रही थी। 1:30 बजते ही स्कूल का गेट खुला और बच्चे शोर मचाते दौड़ते ऐसे निकले जैसे किसी कैद से छुटकारा मिला हो। आहना की दृष्टि बेचैन होकर हर बच्चे में व्योम को ढूंढ रही थी। यह नित्य का क्रम था। फिर भी आहना रोज ही उतनी ही व्यग्रता से व्योम को ढूंढती थी। आज कुछ ज्यादा ही देर हो रही थी व्योम को बाहर आने में। तभी व्योम दिखाई पड़ा तो आहना उसकी ओर लपकी। उसने देखा आज व्योम कुछ बुझा बुझा सा लग रहा है। उसने तुरंत उसके सिर पर हाथ रखा। गनीमत है बुखार नहीं था। उसने चैन की सांस ली। जब से व्योम बीमार हुआ है हर क्षण उसे खटका लगा रहता है कि उसे कुछ हो न जाए। व्योम ने रास्ते में पूछा, मम्मा क्या मुझे बहुत बुरी बीमारी है? आहना का दिल धक से हो गया। नहीं, क्यों, किसी ने कुछ कहा तुमसे? मम्मा रीना मैम कह रही थी कि तुम्हें ये बीमारी कब से है। तुम्हारे मम्मी पापा को ऐसे में तुम्हें स्कूल नहीं भेजना चाहिए था। फिर बोला, मम्मा बताओ मुझे क्या हुआ है? आहना ने उसे गले से लगा लिया और कहा कुछ नहीं। घर आकर आहना ने व्योम की कॉपी देखी तो उसमें रीना मैम ने लिखा था कि तुरंत ही व्योम के माता पिता प्रिंसिपल से आकर मिलें। शाम को शिरीष ने सुना तो उसे भी आने वाले तूफान की अनुभूति हो गई। अगले दिन प्रिंसिपल श्रीमती विश्वास से मिला तो उन्होंने कहा, मुझे दुख है कि आपके बेटे को ऐसी बीमारी हुई, पर अब हम उसे स्कूल में नहीं रख सकते। पर डॉक्टर यह बीमारी छूने या साथ खाने से तो नहीं फैलती। फिर कुछ भी हो, अगर दूसरे बच्चों के माता पिता को यह पता चल गया तो हमारे स्कूल की रेपुटेशन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम यह जोखिम नहीं उठा सकते। आहना और शिरीष ने अनेक तर्क दिए। डॉक्टर की ओर से भी लिखित आश्वासन देने का भी प्रस्ताव रखा, पर श्रीमती विश्वास टस से मस न हुई। दूसरे दिन व्योम पार्क से शीघ्र ही लौट आया और चुपचाप बैठ गया। आहना ने देखा तो पूछा, क्या हुआ बेटा, आज बड़ी जल्दी खेल खत्म हो गया? जब व्योम कुछ नहीं बोला तो आहना ने दृष्टि उठाकर देखा तो पाया कि उसकी आंखें लाल हो रही हैं और वह सुबक रहा है। आहना ने पूछा, क्या हुआ बेटा? तो उसने बताया, मम्मा मायना हमारी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन आज उसने हमारे साथ नहीं खेला। आज मनु के साथ खेल रही थी। वह कह रही थी कि उसकी मम्मी ने कहा है कि तुम व्योम से दूर रहो, उसको बहुत खराब बीमारी है। मम्मी अब मुझसे कोई नहीं खेलेगा, मैं स्कूल भी नहीं जा पाऊंगा। मम्मी क्या मैं मरने वाला हूँ? आहना ने व्योम के मुंह पर हाथ रखकर उसे भींच लिया। नहीं मेरे लाल, भगवान तुझे मेरी भी उम्र दे दे। आहना का हृदय मानो बैठ गया। व्योम की बीमारी ही उसके हृदय को व्यथित किए हुए थी। उस पर से उस मासूम के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसके दुख का पारावार न रहा। शाम को शिरीष आए तो आहना ने सारी कहानी बताई। इस दोहरी मार से दोनों पति पत्नी की नींद उड़ गई। आहना ने कहा, ईश्वर के घर भी अंधेर है। अपराध किसी ने किया और दंड मेरा मासूम बच्चा भुगत रहा है। मन तो करता है कि उस पापी को ढूंढकर सीधे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दूं, जिसने पुराने सिरिंज को नए पैकेट में बेचा और मेरा लाल उस सुई को लगवा कर जानलेवा रोग का शिकार हो गया। कहते कहते शिरीष का गला रुंध गया। आहना ने कहा, शिरीष यह तो हमने सोचा ही नहीं कि हमें उस पापी को सजा दिलवानी चाहिए। तुम क्या समझती हो ये सब इतना सरल है? अरे हम अपने बेटे का इलाज कर लें, उसे बचा लें, उतना ही बहुत है। पर ऐसे तो न जाने कितने मासूम इसकी बलि चढ़ जाएंगे। अरे हम अपनी देखें कि सबकी? व्योम दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा था। शरीर से अधिक वह सबके व्यवहार से दुखी था। डॉक्टर भले ही कुछ न कहें पर उनकी प्रतिक्रिया व्योम के हाल बता रही थी। आहना और शिरीष पागलों की तरह जिस किसी भी डॉक्टर के बारे में पता चलता दौड़ जाते। कभी भी तंत्र मंत्र और बाबा आदि में विश्वास न करने वाले शिरीष अब तो घर में काम करने वाली बाई के बताए बाबा अघोरी के पांव भी पड़ आए थे, पर कोई दवा और दुआ व्योम की गिरती हालत में सुधार नहीं ला पा रही थी। उसे जुकाम हो गया, दवा कोई असर ही नहीं कर रही थी। रात को उसका ज्वर काफी तेज हो गया। नींद में वह बड़बड़ा रहा था, नहीं मुझे भी खिला लो अपने साथ, मुझे स्कूल जाना है, मम्मी मुझे पढ़ना है,
मेरे एग्ज़ाम्स हैं। आप कहती हैं ना कि पढ़ लिख कर मुझे डॉक्टर बनना है। मायना प्लीज़ मुझसे खेल लो, प्रॉमिस मैं तुम्हें कभी नहीं चिढ़ाऊंगा। मम्मी उससे कह दो ना कि मैं अपने सारे खिलौने उसे दे दूंगा। आहना से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वह शिरीष के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। शिरीष भी क्या कहता, वह स्वयं भी रो रहा था। दोनों रात भर जागते रहे। कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा था, पर दोनों मन ही मन रो रहे थे। सुबह शिरीष ने एक आवेदन पत्र लिखा और सूचना के अधिकार के तहत उस अस्पताल से पूछा कि वहाँ जो इंजेक्शन लगते हैं वह किससे खरीदे जाते हैं और क्या उस कंपनी की सिरिंज टेस्ट की जाती हैं। कंपनी का नाम पता चलने पर उसने उनके विरुद्ध केस दायर कर दिया। 4 दिनों में ही उस कंपनी का एक आदमी शिरीष से मिलने आया। उसने कहा, हमने सुना है कि आपने उजाला अस्पताल को सिरिंज सप्लाई करने वाली कंपनी के बारे में पूछताछ की है। हाँ, की है। आपको कैसे पता? देखिए, हम उसी कंपनी से आए हैं। मुझे आपके बेटे की बीमारी के बारे में पता चला, मुझे दुख है, पर वह तो इत्तेफाक था। इतने लोगों को रोज इंजेक्शन लगता है, कोई सबको तो एड्स हो नहीं जाता। पर फिर भी हम आपको उसका मुआवजा देने को तैयार हैं। हम आपके बेटे के इलाज का पूरा खर्च उठा लेंगे। यह सुनकर शिरीष के क्रोध का पारावार न रहा। उसने कहा, आप जानते हैं जिस बात को आप इतनी लाइटली ले रहे हैं वह किसी के लिए कितनी बड़ी है। हाँ, पर ऐसे हादसे तो होते रहते हैं। वह तो हम आपकी मदद कर रहे हैं ना। आप हमारी मदद नहीं कर रहे हैं, वरन अपने अपराध को दबाने के लिए हमें घूस दे रहे हैं। देखिए, आप हमारी शराफत का गलत मतलब निकाल रहे हैं, वरना हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है। तो आप लोगों की जान लेते रहेंगे और कोई आपका कुछ नहीं कर पाएगा। तो ठीक है, जो करना हो कर लीजिए। हम तो आपसे शांति से समझौता करने को कह रहे हैं, पर आपको नहीं समझ में आ रहा तो जो करना हो कर लीजिए। और यह कहकर वह वहां से चला गया। शिरीष ने ठान ली कि उसके बेटे को मौत के मुंह में ढकेलने वालों को वह छोड़ेगा नहीं। उसने सीधे प्रेस वालों से संपर्क किया। मीडिया के सहयोग से बात ने तूल पकड़ लिया। कंपनी की जांच शुरू हो गई। कई महत्वपूर्ण लोगों के उसमें शामिल होने के सुराग मिले, पर सिद्ध करना आसान न था। कुछ दिनों तक यह समाचार पत्रों की सुर्खियां बनता रहा। फिर पत्रों को और मसालेदार नई खबरें मिल गईं और यह समाचार भी अतीत बन गया। बस शिरीष जूते चटकाता रह गया। उससे जिन लोगों ने व्योम के इलाज की पेशकश की थी, अब वह धमकी पर उतर आए थे। एक ओर व्योम की दिन पे दिन गिरती हालत, उसका इलाज, और दूसरी ओर केस में लिप्त लोगों की धमकियां। वह पूरी तरह टूट चुका था। अचानक व्योम की हालत अधिक बिगड़ गई और डॉक्टरों के अथक प्रयास के बाद भी वह बच नहीं पाया। व्योम आहना को बिलखता हुआ छोड़कर गाड़ी में अपने हृदय के टुकड़े को अंतिम यात्रा पर ले जा रहा था कि गाड़ी रुक गई। ड्राइवर ने बताया, साहब, सड़क पर जाम है, दूसरे रास्ते से चलना पड़ेगा। क्यों, इतना जाम कैसे हो गया? अरे साहब, बड़े लोगों की बड़ी बात है। अजय भदौरिया के बेटे की शादी है, तो बारात में वीआईपी आए हैं, वही निकल रहे हैं। अंतिम यात्रा के लिए गाड़ी ने राह बदल दी थी। दूसरे दिन शिरीष ने व्योम को श्रद्धांजलि देने के लिए समाचार पत्र में शोक संदेश दिया था। जब उसने समाचार पत्र का पृष्ठ खोला तो नीचे कोने में व्योम का चित्र और संदेश था, और उसी पृष्ठ के ऊपर अजय भदौरिया का एक संस्था के लिए सामाजिक कार्यों के लिए दिए गए पुरस्कार को लेते हुए एक 6x4 आकार का चित्र छपा हुआ था। तो दोस्तों, ये भी हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।